अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल और मैं हूं वलीद अमीर और मेरे साथ हैं रऊफ क्लास्टर। नाज़रीन, होस्ट रबिया खान की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त। नवाज शरीफ की बानी PTI से अटाला जेल में जाकर मुलाकात करने का इम्कान है। सदर के ओहदे की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हकीकत क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के गवर्नर KP पुराज़म है, जबकि नून लीग और दीगर जमातों की इनकारी क्यों आने वाले दिनों में सियासी मंजर किस हद तक तब्दील होगा। इन तमाम तर इशूज पर हम बात करेंगे। पंजाब असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई करना अरकान को महंगा पड़ गया। ऑपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली पर स्पीकर पंजाब असम्बली डट गए। ऐवान के तकद्दुस, आईनी इख्तियारात और नाअहली पर खुलकर बोल पड़े। असम्बली को तमाशा का हुल्लड़बाजी और फाहश इशारों की इजाजत ना देने का ऐलान भी कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर के रेफरेंस पर अरकान को नाअहल करेगा? इस अहम आईनी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुनीफ फारूक, और कराची में गैर मियारी इमारतें गिरने से मतलब की बात करेंगे जिसका सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक बार फिर सफेद हाथी साबित हो गई है। लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हो गए, जबकि वज़ीर आला ने मुतल्लका अफसरान मुअत्तल कर दिए हैं। इस आम मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि पाकिस्तान का मलकियती रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क फरोख्त होगा या नहीं, बड़ा फैसला होने जा रहा है। कीमती असासे को किन वजूहात की बिना पर फरोख्त किया जा रहा है? माजी में रोज वैलेट होटल किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता आया है? इससे मुतालिक हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, आप बिल्कुल एक बाखबर सहाफ़ी हैं। सर, बताइएगा कि बड़ी खबरें गर्दिश में हैं, क्या सराहियाँ हैं, और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो बानी PTI से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कितनी सदाकत है सर? क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर आम हालात में देखा जाए और इसको आप जो हकायक है उनसे जरा परे करके देखें तो फिर तो शायद ये कुछ नहीं नामुनासिब बात नहीं है। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते या सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान राब्ते या गुफ्तगू तो होनी चाहिए, लेकिन आज के तनाजुर में ये मैं समझता हूँ कि फिलहाल तो ये मुझे टाइट फ्लाइंग की लगती है। इसका ताल्लुक कोई मुझे सियासी जो इस वक्त हालात है उनसे नजर नहीं आता। ना ही मुझे PMLN के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नजर आती है जहां मियां नवाज शरीफ साहब जाएं और इमरान खान साहब से मिलें। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस निजाम के सिग्नेटरीज में से हैं जिसे PTI चोरीशुदा मैंडेट कहती है, ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निजाम कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो इसके अगर देखा जाए प्रिंसिपल नाकिद रहे हैं। आज वो इस तरह की एक सेटअप के अंदर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर उनकी रजामंदी है, तभी उनकी साहबजादी की हुकूमत पंजाब में है, उनके भाई की हुकूमत इस्लामाबाद में है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब से मिलना इस वक्त उसके कोई आसार नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी बात किसने कही होगी। किसी ड्राइंग रूम के अंदर तो ये गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं इमरान खान साहब। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो फिर ये जो हमें कुछ जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं या TV चैनल वट एवर या सोशल मीडिया, तो हम ख्वाहिश को ख़बर बना लेते हैं। कोई अपनी तरफ से ख़बर दी और अपनी तरफ से बना ली, मतलब है ये रैशनल बुनियादों पे ये बात समझ में आती नहीं थी। ये भी कहा गया कि वो जेल में मिलने चले जाएंगे। बहुत सारा इस पर तूफ़ान भी उठा कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में क्यों जाएंगे इमरान खान साहब को मिलने के लिए, स्पेशली कीपिंग द पास्ट बैड ब्लड इन व्यू। तो हम लोग ख्वाहिश को ख़बर बना रहे हैं कि यार चलो आज कोई खबर नहीं है तो फिर की पकाइए, तो चलो ये खबर पका देते। दैट्स ऑल। सर, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि जहां से आई, और सबसे पहले मेरे ख्याल में जो कामरान शाहिद साहब है उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, वो कि उन्होंने बाद में इसकी मुकम्मल वजाहत दी कि मैंने ये खबर नहीं दी, मैंने इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का ओपिनियन लेने के लिए ये तरक्की के लिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या राना साहब कहते हैं? किस्सा मुख्तसर ये है कि मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनली जिन साहब से आई और जहां से ये चीज चली वो या तो डिवोर्स है फ्रॉम रियलिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की है। इस वक्त तो काजी साहब मुसद्द एहतराम मियां नवाज शरीफ साहब का ना ही कोई तुकबंद है, क्योंकि देखिए मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे कि जिस हाइब्रिड मॉडल और इस्टेब्लिशमेंट लेग निजाम के अंदर उनकी साहबजादी की हुकूमत चल रही है पंजाब में, उनकी भाई की हुकूमत चल रही है वफाक में, वो उसका गला खुद घोटे इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर,
और इमरान खान साहब को कहें कि माजी का बैट ब्लड है उससे बुलाकर इकट्ठे आगे चले, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि भाई आप तो मेरे मैंडेट पर काबिज है, तो आप पहले उसको तस्लीम कीजिए कि आपने मेरी चोरी की है और बाद में हमसे बात कीजिए और मामलात पे। तो ये बड़ी बेतुकी सी बात मुझे लगती है। ये उसी सूरत में मुमकिन है कासर साहब, चले मुमकिनात पे भी आ जाते हैं कि अगर कोई ग्रैंड डायलॉग या ग्रैंड रिप्रोचवा हो रहा हो जिसमें इमरान खान साहब को भी कहा जाए कि भाई अगर आप अपनी अच्छा फेस सेविंग का कह रहे हैं तो हम उसको ये शक्ल दे देते हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब राजी होते हैं तो चले कोई मुलाकात अरेंज करते हैं जहां से मुस्तकबिल में जमहूरियत के वसी तर मफाद में इकट्ठे चलने की बातें हों, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि इस वक्त कासर साहब मैं आपको बहुत वसूख से ये खबर दे सकता हूँ, खबर कि जो तैयारियां हैं या जो नीयत है वो तो कोई लंबी है, यदि इस मामले को, इस निजाम को कोई लंबा ही चलाना है। अब वो हो पाता है या नहीं, लेकिन खबर मैंने आप तक कर दी है कि नीयत और तैयारियां की जाए। तो जी सर, लंबी जो बात आपने की है, मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी इसी तरह की लंबी तैयारियां करके बैठे थे। उनके वज़ीर हमें कहते थे, आपने भी सुना भी, हम तो यहाँ पे 2028 तक हैं, बात कहते हैं नहीं नहीं 2033 तक बैठे हुए हैं, तो वो भी 8-10 साल की, तो उनकी भी लंबी तैयारियां थी। तो ये उसी तरह की लंबी तैयारियां हैं या कोई वाकई होमवर्क किया जा रहा है? खबरें ये भी आ रही थी, अगेन मैंने तो उसको सीरियस नहीं लिया कि जनाब की असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी। जब असम्बली अभी तो साल नहीं हुआ तो कहाँ से मुद्दत बढ़ाएंगे, अभी तो 4 साल इसी के पड़े हुए हैं। तो क्या उनके जहन में है, जो आप जैसा बंदा जब ये खबर देता है तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली कि लंबी तैयारी से क्या मुराद है आपकी, क्या करेंगे? अभी तो काम चल ही रहा है सर। ये जो आपने माजी का बताया है बड़ी दुरुस्त निशानदेही है, और मैं भी हमेशा यही अर्ज करता हूँ कि हमने ये माजी में देखा है। तो जब मैंने ये जाहिर बात है इसको आप कोट भी करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो पहले भी हुआ है, तो उसमें जो फर्क बताया जाता है वो ये कि उस वक्त तो जो मामलात थे उसमें पहले 1 साल के बाद अंदर ही एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब से वो एस्टेब्लिशमेंट तंग आ गई और वो कहते थे कि ये तो बड़े नालायक निकले हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो जी इनके साथ मामलात नहीं चल सकते। तो यहाँ तो अभी पीडीएम का 1.25 साल और अब जो 1.25 साल 1.5 साल गुजरा है, इसमें भरपूर हमआहंगी है एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और वो ये निज़ाम बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। मतलब मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ सागर साहब कि अगर आप 15 लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट की क्या मामलात है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ कैसा चल रहा है, तो 15 में से 16 लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मैंने मुहावरतन ये कहा है। तो इस वक्त जो तैयारी है वो तो अब उसकी शक्ल क्या निकलती है क्लास साहब, वो हम इस वक्त एसरटेन नहीं कर सकते। लंगर गप तो बहुत सी है कि 27वीं तरमीम में कुछ होगा, कुछ कहीं किया गया कि जी फील्ड मार्शल आ रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर कहा गया जिस तरह आपने फरमाया कि असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। बट मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि अगर ये निजाम जो आज की तारीख में बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, अगर यही निजाम रहा, यही चेहरे रहे और यही जिस आबोताब से चल रहा है, यही सब कुछ रहा, तो फिर जो कसर मुझे लगता है, मैं क्या कह सकता हूँ, डर की कहूँ कि जो कसर 2024 में रह गई थी शायद वो 2029 में पूरी कर ली जाए। अच्छा, वो तो खैर पूरी अब भी हो चुकी है मेरा ख्याल है। जो जिस कसर का आप इशारा कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी तो अभी भी ले दी है उन्होंने। पीटीआई की सीटें जो, चलो पीटीआई को तो नहीं मिलती, मेरा अपना एक इसमें मौक़िफ़ है कि मान लिया जी कई लीगलिटीज़ हैं, बहुत सारे मसले हैं, अदालत ने फैसला फेयर एनफ कि पीटीआई को सीटें ख़वातीन की नहीं मिलती, तो फिर इनको भी तो नहीं मिलती थी ना। पीपल्स पार्टी कहाँ से उसकी हिस्सेदार बन गई, नवाज लीग बन गई, मौलाना फजल रहमान साहब बन गए। इनकी होती तो इनको पहले हल्ले में मिल जाती, इलेक्शन के बाद मिल जाती। उनको जो बंदर बांट करके 2/3 मेजॉरिटी तो बना दिया सर, इससे ज़्यादा बड़ी कसर क्या हो सकती थी? शहबाज शरीफ साहब जो हैं बैठे बैठे वज़ीर आज़म भी बन गए, वो कहते मैंडेट भी किसी और का था, चले वो भी चल गया, अब वो उनको सीटें भी मिल गई, 2 तिहाई भी होगी। इससे ज़्यादा कसर और क्या हो सकती है सर जी 4 साल बाद? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? ये तो बैठे बैठे मतलब छत से वो बनो सलवा करने वाली बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद कुछ और भी हो ना जी जहन में। शायद जो अभी 2024 में खैबर पख्तूनख्वा है तहरीक इंसाफ के पास, पता नहीं 2029 में अगर इंतखाबात होते हैं तो पता वो भी ना रहे। मतलब कुछ कह तो नहीं आप सकते ना जी।
के मामला कहाँ जाते हैं। वो तो सुना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मुनीब भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो 2029 तो दूर की बात है, वो तो अभी से कह रहे हैं जनाब गंडापुर साहब को हटाने के लिए। गवर्नर फैसल ये करीम कुंडी साहब भी कह रहे थे, यहाँ से भी बातचीत शुरू हो गई थी, गंडापुर साहब ने भी 2-4 तड़े शड़े लगा दिए गए करके दिखाएं। वो तो लगता है मेल अभी सजने वाला है, 2029 से बड़ा दूर है सर। वो तो अभी से कहते हैं गंडापुर साहब को हटाने हमने और हटा के दिखाएंगे, वो तो नहीं इंतजार करने को तैयार। सर वो सियासतदान तो आपको पता है थोड़ा जो पंजाबी में कहते हैं ना तती तती खाने के हिले होते हैं, लेकिन वो शायद जो और अहबाब हैं वो शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल गंडापुर साहब को कहीं इधर उधर करने में, क्योंकि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फिर दहशतगर्दी की लपेट में है और एक नया चैप्टर खोलने वाली बात है। अनलेस के वो लाज़िम मलज़ूम हो कि उसके बगैर निज़ाम रियासत आगे नहीं चल सकता, तो ठीक है इस तरह का एडवेंचर या तजर्बा किया जाए, जो कि मेरे नजदीक तो कोई इतना कुछ सेम बात नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने ये सोच लिया है तो फिर क्या हो सकता है रास्ता। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह निजाम चल रहा है फिलहाल तो ऐसे ही है। अच्छा, मेरी किसी नवाज लीग के बंदे से बात हो रही थी जब ये खबरें आई ना, हालांकि मैं आई डिडंट बाई दैट, हम तो बाज़ सवाल की शक्ल में भी खबर बना लेते हैं ना, जैसे वो बता रहे थे आपके, उन्होंने कहा जनाब कि अगर इस तरह हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरे जहन में कोई सवाल है, मैंने पूछ लिया, आगे से जवाब है तो खबर बन गई। तो मैंने भी किसी को फ़ोन किया इसी चीज़ पर, तो उनका ये कहना था उन्होंने जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे बनी गाला गए थे, एफर्ट की थी, तो उसका जो बाद में नतायज निकले थे तो अब वो आपके सामने हैं। तो अब की दफ़ा वो क्यों मतलब जाएंगे और वो भी जेल जाएंगे, जेल जाके मिलने का मतलब तो ये होगा कि फिर इमरान खान साहब ऑलरेडी ही इज़ हिटिंग पॉपुलैरिटी पीक, तो वो कहेंगे सारे देखा कि हमने नवाज शरीफ साहब ने कंपनी को इधर बुलवाया, जेल में आए और इन्होंने हमारे सारे मामलात किए। सो उन्होंने तो मुझे वो बनी गाला वाली मीटिंग का कहा कि ज़रा वो जहन में रखें कि उसके बाद क्या नतायज आए थे सामने, उससे क्या फ़र्क पड़ा था। जी बिल्कुल बात दुरुस्त है। और देखिए ये जिस तरह से भी हुकूमत चल रही है इससे फर्क तो नहीं पड़ता ना जी कि हमने क्या बात की है, बहसियत सहाफियों के हम क्या रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं। हम ना भी बोले तो ना तारीख अपना आपको तब्दील करती है, ना जो आज तारीख है वो हमारे कहने पे बदली जाएगी। तारीख तो वही है जो लिखी जा रही है और हर दिन नई तारीख लिखी जा रही है। मुझे सिर्फ एक पाकिस्तानी के लिहाज से मैं ये जरूर सवाल करता हूँ कि जो प्रेसिडेंट आज बन रहे हैं, आज भी स्थिति तो बन रही है ना, क्या ये इसी तरह आगे रिपीट होगी? क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि हर लेवल में जो सख्ती है या जो बरहमी है और गिरफ्त है मुक्तदरा की, वो जब होती है तो वो पहले से ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा सख्त हो। अच्छा सर, एक ये भी है, कहा जाता है कि जनाब इसलिए भी पाकिस्तान में यकदम ये सारी बातें होना शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान की मुलाकात हो, मज़ीद रिकन्सिलिएशन की बात, उन्होंने ये हो गए, अचकज़ई साहब है उन्होंने कोई तजावीज़ दे दिए कि शायद कोई जो अब्राहम उस एकॉर्ड की बात हो रही है मिडल ईस्ट में, तो साहब ज़रा पाकिस्तान का एक बड़ा एक उसमें अहम रोल होगा। अगर पाकिस्तान इसराइल को नहीं तस्लीम करता तो उसको मतलब वो तिश्नगी रहेगी उसके लिए, लिहाजा पाकिस्तान का उसमें आना ज़रूरी है। सो एक ये भी है कि अगर ये बड़ा फैसला किया जाता है किसी स्टेज पर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हों, ताकि कोई एक पार्टी लेके जलसे जुलूस और हंगामे ना शुरू करा दे। डू यू बाई दैट काइंड ऑफ आर्गूमेंट के ये भी हो सकता है किसी स्टेज पर एस्टेब्लिशमेंट सब कोशिशें करे तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आए? बात यह साहब, मैं समझूंगा कि ये बड़ा जुल्म होगा और नाइंसाफी होगी जो गजा के मजलूमीन हैं उनके साथ, कि अगर हम इस तरह की कोई काम, अवल तो इसकी कोई हकीकत मुझे नजर इसलिए नहीं आती कि देखिए हम तो मोदी और नेतन्याहू के जो नेक्सस है उसका सारा दिन दुआएं पीट रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ मिलकर वो एक और जंग भी पाकिस्तान में मुसल्लत कर सकते हैं। तो हम नेतन्याहू के इजराइल को अगर तस्लीम करने की बात शुरू कर देते तो बड़ा जुल्म होगा, ना सिर्फ गजा के मजलूमीन के साथ बल्कि हम अपने साथ भी जुल्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये महज मफरूजे और काइट फ्लाइंग है, इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। देखिए इस वक्त एक ऑल पावरफुल विक्टोरियस जनरल आपके मुल्क के फौज के सरबराह है और बकौल अमेरिकन प्रेसिडेंट के
ही इज द मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन पाकिस्तान। अभी उनकी जो रिकॉर्ड है अंदर उनके कहते हैं ना, उनके फेदर इन द कैप है कि वो एक विक्टोरियस जनरल बने हैं अगेंस्ट इंडिया। उनको क्या पड़ी है कि वो इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाएं, और मुझे नहीं लगता है मच एज मैंने एनालाइज किया है जनरल साहब की तकारीर से और उनके कॉन्डक्ट से, उनको वो क्यों चाहेंगे कि वो नेतन्याहू के इजराइल को तस्लीम करवाएं पाकिस्तान से, क्योंकि इसके तो बहुत ड्रास्टिक इम्प्लीकेशंस होंगे। और मुझे तो इस पर कोई हकीकत नजर नहीं आती जो ये बातें फैलाई जाए। अच्छा सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो अभी आपसे उन्होंने भी सवाल किया, प्रेसिडेंट जरदारी साहब आपको बात कह रहे थे, इनके बारे में भी यही खबर आई है कि शायद इनको रिप्लेस किया जाए और इनकी जगह कोई और सदर जो है या लाए जाए। हाउ डू यू सी दैट? आप वेल इन्फॉर्म्ड एक जर्नलिस्ट हैं, आप इसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो क्लान साहब जिन जर्नलिस्ट ने ये बात की है, यानी एजाज सैयद साहब, आपके भी जी बिल्कुल जानता हूँ और फॉलो करता हूँ, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। कोई वो अब अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं उनकी बात को अहमियत जरूर देता हूँ कि ये एजाज सैयद साहब, मैं इसीलिए सवाल किया, अहमियत दे के मैंने सवाल किया कि एजाज ये कह रहे हैं तो वी हैव टू गिव इट अ बिट इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, कि मैं उसको अहमियत तो जरूर देता हूँ। उनके अपने सोर्सेज हैं और वो बहुत अच्छे और बाखबर सहाफी हैं, बहुत अच्छे और तगड़े और असूल पसंद सहाफी हैं। लेकिन मैं सिर्फ याद करूंगा कि जो मैं इस स्टोरी पर जो उनकी है मैं काम कर पाया हूँ, मुझे ये तो अंदाजा है और इसके इशारे तो मिलते हैं कि छोटा मोटा डिस्क्वाइट या छोटी मोटे इश्यूज तो होते हैं, लेकिन ये कि जी जरदारी साहब की रिप्लेसमेंट के ऊपर काम शुरू हो गया है, इसकी कोई वाज़ेह शवाहिद अभी कहीं से नहीं मिल रहे। और उसकी एक और चीज जो अहमियत है कासिम साहब, वो ये है, देखिए दो चीजें हैं। जरदारी साहब उस सूरत में हटेंगे अगर वो एक कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि ठीक है जी आपके साहबजादे वज़ीर आज़म अगले बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब इतने मतलब मैं सद एहतराम कहूँ कि वो इतने भोले तो नहीं है ना जी कि वो 2025 या 26 में औहदे से अलहदा हो जाए इस लारे के ऊपर के 2029 में उनके साहबजादे वज़ीर आज़म बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर वो थ्योरी जो फैलाई जा रही है कि जी फील्ड मार्शल बनने जा रहे हैं वर्दी मिनिस्टर, 27वीं आईनी तरमीम में ये एक पोजीशन निकाली जाएगी, तो फिर तो क्लास साहब उसमें कोई नेगोशिएट चीज तो नहीं होती ना, फिर तो हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। फिर तो वो मतलब वो एक ऐसी चीज होगी जिसके आगे शायद कोई भी रेजिस्ट ना करे। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को मैं साइड पे भी कर दूं, देखिए जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी से बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है और शायद PMLN में कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ है, बहुत से और लोगों को भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जरदारी साहब बच्चे नहीं है। एक मुल्क के प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को हटाने का दो ही तरीके हैं जी, जो आपको भी पता है, या आप मुआवजा करवा लें उनका, या आप उन्हें वो खुद स्टेप डाउन कर। अब मुझे तो ना उनका मुआवजा नजर आता है, ना मुझे जरदारी साहब खुद स्टेप डाउन करते नजर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, मुनीब आपने बड़ा खूबसूरत इसका एनालिसिस दिया। मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि शायद हेल्थ रीजंस कुड बी मेजर फैक्टर। जरदारी साहब की तबीयत सेहत हम देखते रहते हैं, शायद हमारे दोस्त ने ये जिक्र नहीं किया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा सम टाइम किसी के हेल्थ के बारे में कमेंट करना। तो आपको याद हो, मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, सलमान ये फ़रूकी साहब की, जो सेक्रेटरी जनरल थे जरदारी साहब की पहली सदारत में, 2011 में भी इनको इसी तरीके का बड़ा सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हुई थी और इनको बाकायदा दुबई लेकर गए थे और कोलैप्स कर गए थे वान सदर में, अकॉर्डिंग टू सलमान फ़रूकी साहब। तो उस वक्त भी जनरल कियानी साहब को ये उनके जो मौलजीन थे या डॉक्टर्स थे CMH के, उन्होंने ये शोर करवाया था, सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरदारी साहब वॉन्ट सर्वाइव बियॉन्ड 2011। ये उनकी किताब में मैंने खुद पढ़ा है। तो जरदारी साहब आज माशाल्लाह वो दोबारा 2024 में वो सदर बने बैठे हैं। आज उन्हें जनक कियानी का भी कोई पता नहीं है वो कहाँ पे होते हैं, मौलज का भी कोई नहीं पता जिन्होंने कहा था किधर होते हैं। सो इसके दरमियान कई दफ़ा खबरें जरदारी साहब के बारे में फैलाएगी। तो ही इज़ अ मैन ऑफ सर्वाइव, वो तो सर्वाइव करना जानते हैं सर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनकी तो बड़ी बहुत पावरफुल है। सो विल ही सर्वाइव दिस न्यूज़ एज वेल कि ना मेरी हेल्थ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं कंटिन्यू करेंगे टिल मतलब लास्ट अपने जो मेरी टेन्योर का दिन है। सर मैं हेल्थ के ऊपर तो जैसे आपने फरमाया है, हम क्या कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला, आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जरदारी साहब को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए।
लेकिन देखिए ये मैंने वही कहा ना, स्टेप डाउन ही करना है। अगर खुदा न खास्ता उनकी हेल्थ इजाजत नहीं दे, दैट मीन्स वो जैसे क्वीन वो एब्डिकेट वाला बात होती है, तो यहाँ अगर सदर कहे कि वो सदर नहीं रहना चाहते ओइंग टू हेल्थ रीजन, तो ठीक है, वो अगर खुद चाहे, लेकिन उनको फोर्स करवा के हेल्थ रीजन से उतरवाना, ये जरा इट्स अ लिटिल टू मच टू स्वॉलो एट दिस पॉइंट इन टाइम। कि बेशक हमारे मुल्क में एक हाइब्रिड निजाम है, पीपल्स पार्टी उसकी सिग्नेटरी है हाइब्रिड निजाम की, इसके अंदर वो चल रहे हैं, बट अगर इसे पुश किया जाएगा तो वो ये तो नहीं, वो इतनी कंप्लायंस तो नहीं दिखा सकते ना जी। एक्चुअली वो कह रहे हैं 2 दफा शहबाज साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, तो अब आप और हमसे क्या चाह रहे हैं? अगर सदारत हमारे पास है तो वो भी अब आपको। अच्छा, एक और मुनीब, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं इसी हवाले से। अगर इन हेल्थ रीजन को बनाकर जरदारी साहब को ऑप्शन दिया जाए कि आप ही कोई अपना बंदा अपने रिप्लेसमेंट के लिए दें, जैसे कि अभी फरातुल्लाह बाबर साहब की बुक में मैं ये कुछ उसका पढ़ रहा था कि जैसे पहली टर्म में 2008 में जब जरदारी साहब की और कियानी साहब की कोई इस पर बातचीत हुई या उस वक्त मामलात पे कि कौन सदर होगा कैसे, तो जरदारी साहब तो खुद बनना चाह रहे थे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जरदारी साहब की बजाय उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई और नाम दिया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शायद आफ्ताब शिमान ये मिरानी साहब का नाम दे रहे थे, अगर मेरी मेमोरी सही दे रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त भी नहीं चाहती थी जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो खुद बने। अब अगर जरदारी साहब को ही ऑप्शन दिया जाता है कि सर आप किसी और को नॉमिनेट करें, तो विल इट बी अगेन एक्सेप्टेबल टू जरदारी साहब एंड पीपल्स पार्टी? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसको दो तरीके से डिसेक्ट कर। एक ये कि जरदारी साहब को हटाकर एक और पीपल्स पार्टी का जाला अगर प्रेसिडेंट लाते हैं, तो कौन सा रियासती कारोबार ऐसा है जो जरदारी साहब की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा? आप कोई भी कानून बनाएंगे और कोई भी आईनी तरह में कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं, सिवाय ये कि उसका सिंध की नहरों से अगर ताल्लुक हो या कोई, तो जरदारी साहब तो उसको एंडोर्स करते हैं, उस पर सेट कर देते हैं। अगर आपने पीपल्स पार्टी को ही ऑप्शन देना है कि जी आप जरदारी साहब को कहेंगे जी आप हट जाए और आप अपना को बंदा दें, तो वो बात समझ नहीं आती ना। जरदारी साहब क्यों हटेंगे, क्यों हटना चाहेंगे? ऐसी क्या बात होगी कि वो हट रहा हूँ? हाँ, हेल्थ इज कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस। अच्छा, ये बताइएगा, मैं सॉरी आपकी बात, जी बात कर लें। अच्छा, मैं ये था कि दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब क्यों हटेंगे, आई एग्री विद यू, वो क्यों अपने आप को साइड पे करेंगे, वो जब बैठे हैं ठीक है, कि मामलात जिंदगी वो तो नहीं चला रहे ना, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं जो वो क्लेम कर सकते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए मैंने प्रेसिडेंट की सारी पावर जो थी वो मैंने पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर को दे दी, वो चला रहे हैं, तो मैं अपने आराम से बैठा साइड पे हूँ। इसी तरीके से सब जब आर्मी चीफ साहब को एक फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है, हाईएस्ट वन दुनिया में बहुत कम है, तो वो क्यों आके सिविलियन मतलब उसमें बैठना चाहेंगे, एक वर्दी के साथ प्रेसिडेंट क्यों बैठेंगे? ये जो इस तरह के ये हमारी तरफ से आइडियाज दिए जाते हैं, हम ही फिर आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को आइडियाज देते हैं, सर ये भी हो सकता है, सर अभी आप आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल भी हो सकते हैं, हो गए, चलो भी राइट लिस्ट हो, फिर कहेंगे नहीं सर यहाँ पे एंड नहीं होता, आप ऐवान सदर, क्योंकि अयूब खान साहब भी सदर थे तो वो भी फील्ड मार्शल थे, तो व्हाई नॉट यू? तो वो क्यों आएंगे कि जनाब के मैं ऐवान सदर में जाके बैठ जाऊं मुशर्रफ साहब की तरफ? विल ही एक्सेप्ट दैट पोजीशन जस्ट इन केस? सर अभी तक तो देखिए जनरल आसिम मुनीर साहब, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का रिकॉर्ड जो है वो अनब्लेमिश्ड है। ही इज मतलब वो एक पॉपुलर, ताकतवर, बहादुर, विक्टोरियस जनरल है इस वक्त। मतलब मैं इसको अगर बाकी अगर साहब जो पॉसिबिलिटीज है ना, यू कैन एनालाइज देम। मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि वी कैन एनालाइज देम टू डेथ, कि आप करते जाए, एनालाइज करते जाए, नई नई चीजें निकलती है। बट फॉर as a practical thing I would say कि आप जनरल साहब को आप वाली बात करूंगा कि why would he want to be a president in the uniform? He's not a military dictator. एक नई कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ेंगे? नई कंट्रोवर्सी में जैसे अयूब खान कंट्रोवर्शियल हो गए, बाद में जनरल मुशर्रफ हो गए, जनरल जिया हो गए, जनरल मुशर्रफ है, ना ही वो जनरल मुशर्रफ है, ऐसे ही है, और ना ही वो जनरल जिया है। उनको तो जो इस वक्त उनकी दिलेरी और उसकी वजह से मिली है, ही हैज गॉट अ परफेक्ट सिस्टम इन प्लेस, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बेहतरीन हमाहंगी है। Why would they want to bring him as? आप तो ट्रम्प साहब के साथ भी हो गई है सर, आप तो ट्रम्प साहब के साथ भी मिल के हैं, लंच डिनर करके हैं, तारीफें सुन के हैं, और मजे की बात यह है कि वो तो उसी चीज को वो बताया जा रहा है कि वो ट्रम्प साहब से मिले हैं, इसलिए ये सोचा जा रहा है कि क्योंकि वो
एज आर्मी चीफ मिले हैं, तो क्यों ना उन्हें हेड ऑफ द स्टेट वाला भी वो मिल जाए। और तो मैंने कहा यार इसकी मतलब मुझे कुछ दुख समझ नहीं आती। अच्छा सर, जरा उस पे आ जाते हैं सर, पंजाब असेंबली से रिलेटेड मैं जरा कोई आपसे उस पे ले ले, तो बाकी तो हमने सियासी गुफ्तगू कर दी। मुनीफ साहब, अभी पंजाब असेंबली को आप साफ ज़रा लाहौर में बैठे हैं, कवर कर रहे होंगे, खुद भी आप बार एट लॉ, आपने लॉज और ये चीज़ें कानून सारी आपने पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। अब पंजाब असेंबली में जो हंगामा हुआ है, अब वहाँ पे स्पीकर साहब ने उन्होंने 2 दर्जन के करीब जो पीटीआई के उनके एमपीज हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है। सर, इसको क्या समझते हैं, क्या इसकी कानूनी इसकी क्या हैसियत और कितना इफेक्टिव है ये? तो देखिए, वैसे तो स्पीकर के पास इख्तियार है असेंबली रूल्स के तहत भी कि वो सिटिंग उनकी मुअत्तल कर सकते हैं और बाय फोर्स भी कर सकते हैं, सार्जेंट इन आर्म्स को भी कह सकते हैं, वो तो उनके पास इख्तियार मौजूद है। रेफरेंस वाला मामला जो है ये भी उन्होंने भेजा है कि जी उनको पॉइंट आउट किया गया है जी कि वायलेशन ऑफ ओथ है ऑफ अ मेंबर, कि अगर वो हुलड़बाजी करें, अपने आइन से रूगर्दानी, ये भी आइन और हल्फ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। बट मेरे नजदीक इट इज लाइक टेकिंग इट अ बिट टू फार। देखिए, एक तो ये कि वैसे भी गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा होता है कि जी आप लोगों ने गंदी ज़बान इस्तेमाल की, बिल्कुल आप दुरुस्त बात है, आप उनको बिल्कुल सजा दें बाय नॉट लेटिंग देम सिट इन द असेंबली एज मच एज यू पॉसिबली कैन, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो तरीकाकार अपनाया गया है, अब वो हवाला जो स्पीकर साहब से मेरे लिए ना थोड़ी सी ताज्जुब की बात यह है कि नोइंग मौलिक अहमद खान साहब, वो बड़े वेल स्पोकन और आर्टिकुलेटेड इंसान है, वेल रेड आदमी। मेरे लिए थोड़ी सी ये अचंभे की बात कि उनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, उनका जाके स्पीकर पंजाब असेंबली टू मिलना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है वो उस केस में समझे मुद्दई बन गए ना जी। तो वो मेंबरान जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो उनको डी सीट करवाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ वो डी सीट हो। एक तो ये बैड प्रेसिडेंट है। दूसरी बात ये कि आवाज उन्होंने रिलायंस की है गालिबन पैनमा के फैसले की, यदि वो उसमें पैनमा के फैसले के ऊपर उन्होंने वो रिलायंस। अब अगर उसको आप गौर करें उस चीज को, तो इस फैसले के ऊपर तो पूरी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून तनकीद करती रही है कि ये गंदा फैसला है, बुरा फैसला है और ये बड़े गलत जजों ने किया है और ये बड़ा 2 नंबर फैसला है। तो आप एक बुरे प्रेसिडेंट का, जिसमें स्पीकर को इख्तियार दिया गया कि आप असेंबली की सीट खाली करा लें, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों, व्हाई आर यू अलाउइंग इट टू हैपन? आप उसका बेनिफिट क्यों ले? और आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए सब। तो मेरे नजदीक तो ये आई थिंक दे आर स्ट्रेचिंग इट अ बिट टू फार। अच्छा, आपको उनका क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी करनी है, ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग के तौर पर वो भी काम कर रहे हैं। उनका एक हिस्ट्री भी है, माजी भी है, पीटीआई हमेशा उन पर तनकीद भी करती रही है, उन्होंने भी उन पे अटैक्स, अगेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उस सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो आपको क्या वहाँ से अभी तक कोई पीटीआई के हक में फैसले आए तो नहीं है? कोई रिलीफ मिलने उनको बंद हो गए जो माजी में मिलते थे, तो क्या लगता है फैसला क्या आएगा सर? और स्पेशली जब स्पीकर साहब जाकर उनको मिल भी आए हैं, समझा भी आए हैं, शायद कायल भी कर रहे हैं उनको। बात ये है कि इसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो स्पीकर साहब है वो एक तो किसी दबाव में है, और वो दबाव शायद उनके ऊपर ये ख्याल है कुछ लोगों का कि वो दबाव लाहौर से नहीं है, यानी अच्छा। उनकी अपनी हुकूमत का नहीं है, ये दबाव उन पे कहीं और से है, और उन पे दबाव ये है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन दें। अच्छा, अब वो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस पे बहुत सी गुड़ियां उड़ाई जा सकती हैं, गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं मैं तो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं अपने हाउस को बदतमीजी की नजर नहीं होने दूंगा। गंदी जुबान, गंदे इशारे, गंदे नारे, भी तो वाकई बात ठीक है, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, पर उसकी आपके पास रेमेडी है ना, आप उन्हें बाहर निकाल दें। लेकिन जो जिस एक्सटेंट तक ये मामला जा रहा है, ऊपर से जो तहरीक इंसाफ में ऑलरेडी तनकीद कर रहे हैं वो राजा साहब की, और आज इलेक्शन कमीशन का एक लंबा चौड़ा एलानिया भी सामने आया है,
तो ये सिर्फ इट विल क्रिएट मोर बैड ब्लड। और अच्छा सर, एक बात बताएं लास्टली कि मैं भी देख रहा हूँ इस्लामाबाद में सर तकरीबन हो गए हैं कि 16 महीने तो हो गए मेरा ख्याल है इन हुकूमतों को बने, ऐसे पंजाब में भी देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे वो नहीं चलने देते, पीटीआई वाले कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, गलत वज़ीर आज़म बैठा है, गलत लोग हैं, गलत हुकूमतें हैं, बला बला सारा कुछ। इस्लामाबाद में भी कोई 16 महीनों से कोई 18 महीनों से मैंने तो पार्लियामेंट में एक दिन भी पीटीआई के दोस्तों को आराम से बैठे नहीं देखा, वो उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। फेयर इनफ, ऐसे पंजाब में हम देख रहे हैं सर, लेकिन साथ में तनख्वाहें भी ले रहे हैं सर, सारे ले रहे हैं, और तनख्वाहें भी माशाल्लाह 6-6, 7-7 लाख रुपए बढ़ा के रहे हैं। तनख्वाहों पे उन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया पीटीआई वालों ने कि हम ये जो बढ़ाई की हम नहीं लेंगे, कि लोग मर रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ा के वहाँ से टैक्स निकाल के हमें तनख्वाहें दे रहे हैं। पंजाब में भी ये कुछ है, डेवलपमेंट बजट भी सारे ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, अलाउंसेस भी हाउस के ले रहे हैं वहाँ पे अटेंड करने के, लेकिन हाउस भी नहीं चल रही। किस तरह की जमहूरियत और मुल्क चला रहे हैं सर, कि अभी एक और खबर आ रही है कि जो खवातीन को बहाल किया गया है दोबारा, इन तमाम को खवातीन को, उनको पिछले 6 महीने की या साल की जितनी भी तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए वो भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ कोई स्टेट बैंक के पास, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने डॉलर की मशीन भेज दी है कि नोट छापो और अपने मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को, एमएनएज, एमपीज, वजीर, चेयरमैन, स्पीकर, जिसके पास जितने पैसे चाहिए ले लो। स्पीकर साहब ने 21 लाख कर दी, एमएनएज ने उन्होंने जनाब 6-7 लाख उन्होंने कर ली, और ऐसे हमने देखा ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो पैसे कर लेती हैं। ये कैसे है? ये मतलब है हाउस भी नहीं चलने दे रहे, पैसे भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और मुल्क भी चल रहा है, जमहूरियत भी चल रही है सर। तो ऐसे ही है, वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, व्हाट इज राइट इज ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज कन्वीनियंट। तो तनख्वाहें लेना कन्वीनियंट है सर। वो आप बेशक गाली दे उसी पार्लियामान को, लेकिन उससे देनी है, जाली पार्लियामेंट है उससे भी देनी है। वो किसी ने कहा ना कि पार्लियामेंट जाली है, भाई हम तो असली है, हमने तो पैसे देने, ठीक है जी। अब वो आप सारा दिन गालियां दे, बेशक गुडी कागज पंखे उड़ा के चले जाएं और जहाज उड़ा के चले जाएं, लेकिन आपने तनख्वाह तो लेनी है, वो तो कोई पूछने वाला नहीं है इतनी। और मैं समझता हूँ कि जो साहिब इस्तादात लोग हैं उनको तो तनख्वाह लेनी भी नहीं चाहिए जी, जो आते 6-6, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ियों में है और उनके साथ एक कॉन्वॉय होता है अपना जाती, उनको 6-8 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ जाता है खासा साहब। नहीं, आपने सही कहा कि पार्लियामेंट जैली है, मानते हैं जनाब उनकी बात ठीक है, पार्लियामेंट जैली, फिर जैली पार्लियामेंट में तो इनको जाने नहीं चाहिए था कि हम नहीं जाते जनाब जैली पार्लियामेंट, ना तनख्वाहें लेते हैं, पर्क्स लेते हैं। वो पंजाब में भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले। अच्छा, हुकूमत को भी, क्योंकि उनके कौन सा कोई शहबाज शरीफ साहब की जेब से जा रहा है, उनके स्पीकर ने 21 लाख रुपए की तनख्वाह कर ली जनाब, कोई पूछ के दिखाए। उनके एमएनएज ने खुद तमाम ने, हुकूमत समेत उन्होंने लाखों रुपए की सैलरीज बढ़ा ली, 600%। कौन सा उनकी जेब से जा रहा है सर? ये तो आवाम जो बिलों का बिल नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल, अभी पेट्रोल की, गैस की 50% उन्होंने प्राइसेस मजीद बढ़ाई हैं। तो हुकूमत को भी लगता है ठीक है, रोला पाई रहो, हमारा कौन सा जाता है, हम कौन सा लोगों को अकाउंटेबल हैं, और कौन सा वही वाली बात हमें वोट मिले और हमने जवाब देना है। अब तो आपने खुद कहा कि सिस्टम को आगे ले जाने की बातें भी हो रही हैं, दे आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है चलते रहें सर। ऐसे ही है सर, वो अपनी मर्जी से और वो अपनी कन्वीनियंस से सारा मामला लेके जाना है ना, तो बस उसके चलते रहे, लेके जाते रहे। बहुत शुक्रिया सर मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा तफसील से हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है नाज़रीन, आपने अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मतलब आपने मौक़िफ़ मुलाहिज़ा किया, मनी फारूक साहब हमें मौक़िफ़ दे रहे थे सर, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद अहम और दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में गैर मियारी इमारतें गिरने का सिलसिला थम न सका, जबकि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक बार फिर सफेद हाथी साबित हो गई है। लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। इससे मतलब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रिपोर्टर न्यू न्यूज़ कराची सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज। सरफराज बताएगा कि क्या इससे मतलब अभी तक आ सका है कोई क्लियर, कोई मौक़िफ़ सामने आया हो अथॉरिटी का, और आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, अब तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कितने जख्मी हैं अभी? देखिए 25 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी, उसमें जो है वो हलाक हुए हैं, और ये देखने में आया कि माजी की तरह जो माजी में वाक़यात हुए उसी की तरह बिल्कुल रवायती कार्रवाइयाँ की गई हैं। डीजी को जो है वो हटा दिया गया है वो से, डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। ये वो रवायत है जो गुज़िश्ता 5 सालों से जारी है। इसी लियारी के इलाके में अब 5 साल के दौरान 4 बड़े वाक़यात हुए, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद जो है अपनी जिंदगी की बाजी
हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है उनको होश नहीं आया। ये वो लियारी टाउन है जहाँ पर 120 से ज्यादा गैर जो वाक़ मौजूद है, जहाँ पर जो नाकाबिले रिहाइश है। हर साल लिस्टें जारी कर दी जाती है, लेकिन इक़दाम नहीं किए जाते कि इन लोगों को कहाँ किया जाए। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद यहाँ पर इंतजामिया की यूसी का कोई चेयरमैन है ना, वो भी नजर नहीं आ रहा है। जो लोग हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर इंतजामिया की जानिब से ना उनको पानी दिया गया है, ना ही खाना दिया गया है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत इनको जो है वो सर छुपाने की जगह दी है और इनका खाने पीने का इंतजाम किया है। यहाँ पर आज ये चीज देखी गई है कि वजीर बल्दियात ने जो है वो इल्जाम आयद किया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर, वही सीएम सिंध ने जो है वो इल्जाम आयद किया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये कहना है कि घर के बदले घर देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो दे। लेकिन यहाँ पर अगर इस वक्त जब ये मलबा उठ रहा है और यहाँ लोगों को खाली करवाया जा रहा है, इस वक्त भी गैर कानूनी तामीरात इस इलाके में जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उनकी रोकथाम करना दूर की बात, जो मखदूश इमारतें हैं उनके ऊपर जो है वो होने वाली तामीरात इन हादसात का सबब बनती है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तामीरात कर रहा हो और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को पता ना हो। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो इमारत जमीन पहुंच हुई है, ये 3 मंजिला थी और बाद में कब बनी इन्हें पता नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इनके इल्म में होगा। सिस्टम जो है वो राइज है लियारी के अंदर। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग्स जिनको नोटिस जारी किए जाते हैं कि गिर सकती हैं, गिरने वाली हैं, खाली कर दें, तो ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी ज़मीन पे बनी हुई हैं या लोगों की प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और वो गिरती हैं मखदूश हालत में? सर देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ में 400 से ज्यादा जो मखदूश इमारतें हैं जो कि नाकाबिले रिहायशी इमारतें हैं। इनमें ज्यादातर जो है वो हेरिटेज है, जो विरसे की जमीन है, विरसे की इमारतें हैं जो पगड़ी के वक्त ली गई थी, पगड़ी पर उस वक्त लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर वहीं जो प्राइवेट प्लॉट्स के ऊपर जो इमारत बनी हुई है, यहाँ पर जो प्लॉट का साइज है दुक्का ऐसे है, जो बड़े प्लॉट है, बाकी सारे जो है वो लग ये है। अगर ये पुरानी इमारतें हैं, इतनी मखदूश हैं, जिससे गिरी हैं, यकीनी तौर पर कोई 3 मंजिला कह रहा है, कोई 6 मंजिला कह रहा है, तो यकीनी तौर पर ये पुरानी होंगी ना, 50 साल, 60, 70 में भी, मतलब 100 ईयर्स भी होती हैं बाज़ दफ़ा। ये पार्टीशन के दौर की हैं बाज़ दफ़ा, जो यहाँ से चले गए थे पार्टीशन के बाद, वहाँ पे हिंदू सिख वगैरह जो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ गए थे और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बाद में जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे या यहाँ पे जो भी लोकल थे उनको दी गई। ये वो लोग रह रहे थे या ये कोई प्राइवेट लैंड पे कुछ लोगों की अपनी हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं आज से 50-60 साल पहले? कुछ इसका कोई आपने कोई थोड़ा सा खबर लेने की कोशिश की कि बिल्डिंग कब से बनी हुई है? देखिए, जो ये बिल्डिंग जमीन पोस्ट हुई है 5 मंजिला इमारत जिसमें 27 लोगों की जान गई है, ये बिल्डिंग 1974 में तामीर हुई थी। अच्छा। और 1974 में इसको जो है अप्रूवल दी गई थी ग्राउंड प्लस 3 की। स्पेशल इजाजतनामा कहलाता था उस वक्त जब केडीए की पार्टी अथॉरिटी थी। केडीए ने जो है ये अथॉरिटी ये एनओसी दी और उसके बाद ये तामीर हुआ। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि इमारत का जो ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा, वो 2 मंजिला का है और उसके ऊपर जो है वो फ्लोर पे फ्लोर जो है तामीर किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं। यहाँ पर जो पार्टीशन वाली जमीन है वो हेरिटेज वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विरसे की जो इमारतें हैं वो है जहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनको ज्यादातर जो इमारतें हैं उनको खाली कर भी किया गया था क्योंकि किसी का जिला जो है वो मुनज़्ज़म हो गया था, किसी की दीवारें जो है वो गिरने लगी थी, जिसके बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही वो बिल्डिंगें खाली कर दी थी। लेकिन इंतजामिया की जिम्मेदारी, इंतजामिया हादसे से पहले तो वो तारीख नजर नहीं आती, लेकिन हादसा होने के बाद पूरी मशीनरी जो है वो सरकारी मशीनरी वो मुतारिक नजर आती है। अच्छा सरफराज, एक और चीज़ हम देखते हैं, कुछ मैंने बयानात भी पढ़े थे, कुछ स्टोरीज भी देखी थी चैनल्स वगैरह पे, पहले की बात है अब नहीं, जब ये पहले भी कराची में तो ये रेगुलर है, बेचारे इतने इनोसेंट बच्चे, औरतें, मर्द, उनकी जाने जाती हैं। ये मतलब जैसे आपने पहले भी कहा कि नॉर्मल सी एक बात हो जाती है, हर 3-6 महीने बाद इस तरह की ट्रेजिडी होती है। वो कहते हैं जब हम इनको मकीनों को कहते हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है, आप घर इनको छोड़ दें, तो लोग नहीं छोड़ते। हम ज़बरदस्ती जाएं तो फिर वो टीवी वाले आ जाते हैं, सोशल मीडिया आ जाते हैं, यूट्यूबर्स, क्लिप, टिकटॉक, वो देखें जुल्म हो रहा है, इन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, किधर जाएंगे। सो वो कहते हैं जनाब हमारे पर सोशल प्रेशर आ जाता है, मीडिया का भी आ जाता है, सियासी भी आ जाता है, फिर हमें गाली पड़ती है, हम पीछे हट जाते हैं। जब बिल्डिंग गिर जाती है बेचारे लोग उसमें जान से जाते हैं, कहते फिर भी हम अंडर फायर हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि लोग भी अपने घर नहीं छोड़ते, कहाँ पे बच्चे और बच्चियों को लेकर किधर जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट तो है नहीं जैसे आपने कहा, तो इसका क्या?
बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी इमारतों पर कवरेज की है जहां पर जिला इंतजामिया और SDK की जो टीमें हैं वो पहुंची है खाली करवाने के लिए, क्योंकि वो मखदूश इमारतें थी और गिरने के दाने पर थी। उन लोगों का ये कहना था कि हम दफन हो जाएंगे, हम इस बिल्डिंग से बाहर नहीं आएंगे, हमें जो है वो घर के बदले घर दिया जाए, उसके बाद हम ये घर खाली करेंगे। अगर देखा जाए तो रिहाइश एक बड़ा मसला है कराची के अंदर, और जो इन इमारतों में रह रहे हैं वो गरीब लोग हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। 40 गज 60 गज के ऊपर जो है वो दो घर जो है वो दो खानदान एक ही घर में रह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इस वक्त भी जो है जिन लोगों को जो मुतासरा इमारतें हैं जो इस बिल्डिंग के गिरने से मुतासिर हुई है, उन लोगों को कहा गया है कि सामान निकाल लिया जाए और इन बिल्डिंगों को जो है मिसमार करना शुरू कर दिया गया है। इनके जो मुतासिर। अच्छा सरफराज ये बताइएगा कि 6 मार्च 2020 को एक वाकया होता है इसी शहर में, और उसके बाद ऐसा वाकया होना, क्या उस वाकये के बाद किसी भी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए जो ये सानिया हो गया? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि रवायती कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं। रवायती इस तरह से कि 2020 में जो सानिया हुआ था उस वक्त जो है वो हर आस अखबार थी, क्योंकि वहां से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन, उनकी लाशें निकल रही थी। लोग जो है वो इलाका में शोक का समा था। उसके बाद ये कहा गया था कि किसी को गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे, बिल्डरों के ऊपर FIR कराएंगे। आज इस वाक़े के बाद भी जो FIR हुई है वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि वो मुल्क में मौजूद नहीं है। जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है उन अफसरान की गलती नहीं, उन अफसरान ने इस बिल्डिंग को नहीं गिराया, लेकिन इन बिल्डिंगों को बनने से रोकना जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। और जो सिस्टम के तहत बनती है उन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं रोक सकता है। हमारे जराये का ये कहना है कि जो सिस्टम यहाँ पर राइज है उस सिस्टम के खिलाफ कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ पर जो तामीरात होती है वो पुराने स्ट्रक्चर पर होती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा होते हैं, और हादसा होने के बाद मासूम शहरियों की जानें जाती हैं। 2020 हो, 2022 हो, 2025 हो। 2025 में एक हफ्ते के दौरान 3 वाक़यात हुए, जिनमें एक जो वाक़या भूसा लेन में, भूसा कॉलोनी में पेश आया, जहाँ पर बाप बेटे जो है वो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरने से जाबाग हो गए थे, और एक बिल्डिंग में जो है वो पानी की टंकी गिरने से उसमें 5 फ्लोर की जो छतें थी वो जमीन बोझ हो गई। ये यहाँ पर कोई चेक नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरफराज, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कितने नोटिस जारी किए हैं, कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मखदूश हैं, किसी वक्त भी गिर सकती हैं? कोई नंबर है इसका? क्योंकि मुझे याद पड़ता लास्ट टाइम अच्छा खासा बिग नंबर था, मैं कहना नहीं चाह रहा बिकॉज इट्स अ बिट ओल्ड। कोई नया लेटेस्ट है आपके पास, और उनमें से कभी कुछ? 2025 की लिस्टों के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो ऑफिशियल जो फेहरिस्त जो जारी की है उनके मुताबिक 580 से जायद जो मखदूश इमारतें हैं, जो नाकाबिले रिहाइश इमारतें। 580 जी, इनमें सबसे ज्यादा जो है वो जिला जनूबी के अंदर है जहाँ मौजूद है, जहाँ ये वाकया पेश आया है। सानिया जिला साउथ, इसके जो है वो 440 से जायद इमारतें हैं जो मखदूश है, और सिर्फ लिहारी टाउन के अंदर 120 से जायद जो है वो नाकाबिले रिहायश इमारतें हैं। मतलब ये जो आप बता रहे हैं 500 के करीब जो बिल्डिंग्स बता रहे हैं, इनके रिहायशी जो रह रहे हैं बेचारे लोग, वो डायनामाइट बम पे बैठे हुए हैं, टाइम बम पे बैठे हुए हैं। वो किसी वक्त खुदा ना खास्ता ये गिर सकती है, कोई एक एक करके गिरती रहेंगी, और सिंध कंट्रोल वाले ये वेट कर रहे हैं कि जनाब हम इनको निकाल तो नहीं सकते, रोला पड़ जाता है, लिहाजा इसी तरीके से ये गिरती रहेंगी तो खाली होती रहेंगी। देखिए, हमने हर हादसा के बाद जो है बयानात तो सुने सरकारी सतह पर, वजीरों मुशीरों के और इंतजामिया के जो आला अथॉरिटीज हैं उनके बयानात तो सुने, लेकिन अमल दरामद हमें होता हुआ नजर नहीं आता। इन इमारतों के अंदर खानदान की जिंदगियां खतरे में है। अगर आज हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कोई भी बेहतर इकदाम नहीं किए गए तो ये सैकड़ों खानदान इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि बम पे बैठे हैं, ये बिल्कुल टाइम बम पर भी बैठे हैं। अगर ये जमीन बहुत होती है किसी किस्म का, जिस तरह से कराची के अंदर जो जलजिले के झटके महसूस हुए हैं, अगर इस तरह के जलजिले के झटके जिला जनूबी में महसूस होते हैं तो बहुत ज्यादा इंसानी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और हमें इतनी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, बहुत शुक्रिया। सरफराज कायम खानी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बता रहे थे। नाज़रीन वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान का वेलकिती रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क फरोख्त होगा या नहीं, बड़ा फैसला होने जा रहा है। कीमती असासे को किन वजूहात की बना पर फरोख्त किया जा रहा है, माजी में रोज वैलेट होटल किन मकसद के लिए इस्तेमाल होता आया है, इस अहम इशू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर सुहेल साहब आपका। आप कैसे देख रहे हैं आपको आपके पाकिस्तान का वेलकिती रोज वैलेट होटल जो है न्यूयॉर्क में फरोख्त होगा या नहीं, कितनी सदाकत है, अहम फैसला होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ये एक बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान की ऑनरशिप के हवाले से। वो होटल जो कि 19 फ्लोर पर मुश्तमिल है, 1924 में बना था। इसकी हिस्टोरिकली भी बड़ी इसकी वैल्यू है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसको ओन करती रही है। लेकिन 10-15 सालों के दौरान बिलखसूस इस होटल को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ अदवार में इसकी निजकारी के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर रहे। बहुत सी लॉबिंग हुई और सबके लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव रहा। माजी के दौर हुकूमत बिलखसूस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर हुकूमत में बेपनाह कोशिशें हुई इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि कोविड के अंदर ये होटल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था इसको। लेकिन इसके जो यूनियन के साथ एग्रीमेंट थे, बाकी इसके जो एक्सपेंस थे वो बढ़ते रहे और अल्टीमेटली जब दोबारा कोविड के बाद ये कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के साथ इमिग्रेंट्स को वहाँ स्टे कराने के लिए कुछ अर्से का एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पर 1,55,000 इमिग्रेंट्स ने स्टे किया। लेकिन फिर ट्रंप के आने के बाद वो सिलसिला भी खत्म हो गया। अब एक बड़ा बर्डन है पाकिस्तान के ऊपर कि इस होटल का करना क्या है। तो हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शन थे कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और एक ऑप्शन पर बहुत संजीदगी से गौर किया गया कि G2G बेसिस के ऊपर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत किसी दोस्त ममालिक के साथ इसको वहां पे इसकी कोई डील की जाए। लेकिन 3-4 और ऑप्शन भी थे, लेकिन तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर करके एज सून एज पॉसिबल इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को ये डायरेक्शन दी गई कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए से उसको हायर करे और उससे एक स्ट्रक्चर रिपोर्ट तैयार करवाए कि वो बेस्ट ऑप्शन क्या सजेस्ट करता है। अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनी है जॉन्स लॉन्ग लसाले अमेरिकाज, इस कंपनी ने अपनी इस होटल की स्ट्रक्चर रिपोर्ट सबमिट की प्लानिंग कमीशन में, उसके बोर्ड के सामने आई। बोर्ड ने उसकी वैल्यूएशन की, फिर एक कमेटी बनाई। उसके अंदर जो एक रिकमेंडेशन जिसके ऊपर बोर्ड इत्तेफाक करते हुए दिखाई देता है, जिसको जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, वो ये तरीकेकार उसने सजेस्ट किया है कि आप इसको बाकी ऑप्शन पे भले एक्सप्लोर करें, लेकिन जो सूटेबल ऑप्शन है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि वो इस होटल को एक जॉइंट वेंचर के जरिए से इसको दोबारा डेवलप करे और इसको उसके बाद डेवलप करने के बाद इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी जो अट्रैक्शन है फाइनेंशियल वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको डेवलप करने के बाद ओपन एंडेड कुछ कंडीशंस रखी जाए कि किस स्टेज के ऊपर जब ये डेवलप हो जाए तो इसको फिर तय किया जाए कि इसको लीज आउट करना है, इसको खुद रन करना है, इसको प्राइवेटाइज करना है फुली। तो देन इसको ऑप्शन अडॉप्ट किया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये कंक्रीट सोल्यूशन सामने आया और अल्टीमेटली अब प्लानिंग कमीशन ने एक समरी साल की है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को, जिसके अंदर उसने हतमी फैसला करना है 4-5 डिफरेंट जो ऑप्शन थे कि इसको 90 ईयर्स के लिए लीज कर दिया जाए, इसको स्टेट में इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, G2G बेसिस पर दिया जाए, या जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने रिकमेंडेशन दी है कि जॉइंट वेंचर पार्टनर के जरिए से इसको डेवलप करके और इसको रेनोवेट करके डेवलप करके। और सुहेल, आपने बड़ी आप इसको बड़ा अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं मिलजुल के। ये जो आप ये लास्ट सोल्यूशन बता रहे हैं, मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब के दौर में जब जुल्फी बुखारी साहब और बाकी सारा इसमें वो भी कन्वीनर बने थे एक कमेटी को इसी पे रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन के लिए, और कुछ और भी इंटरनेशनल लोग नाम आ रहे थे बड़े बड़े। तो यही था कि जनाब कि इस बिल्डिंग की जगह इसको दोबारा बनाया जाए, एक हाई रेज बिल्डिंग बनाई जाए और जॉइंट वेंचर किए जाए। तो अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल उसी सोल्यूशन पे आ गए हैं दोबारा ये। उस वक्त भी ये सोल्यूशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ेरे गौर था और अब दोबारा फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर रिपोर्ट बना के दी है वो भी स्ट्रांगली यही रिकमेंड कर रहा है कि अगर इस हालत में आप इसको प्राइवेटाइज करते हैं या किसी भी और मॉडल में किसी और के हैंड ओवर करते हैं तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। लोकेशन इसकी आउटस्टैंडिंग है, कमर्शियली इसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और पाकिस्तान का ये बड़ा एसेट साबित हुआ है और मजीद भी हो सकता है अगर इसको किसी अच्छे जेवी पार्टनर के साथ जिसकी। अच्छा ये बताइएगा कि PIA जब हम बेच रहे थे, फवाद साहब जो हैं वो लास्ट टाइम निगरान हुकूमत में वजीर थे, उन्होंने भी PIA को बेचने के लिए अपना एक इसी तरह एक फाइनेंशियल एडवाइजर लेके आए कंसल्टेंट, जो बाद में पता चला कि 2 बिलियन रुपीज़ की उसको भी कंसल्टेंसी फीस दी गई थी। इसी के इसका भी तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब 1 अरब 80 करोड़ रुपया यहाँ भी कंसल्टेंट को देंगे, जो सारी वो चीज़ें वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो तो खूब खाते चला गया था। वो फवाद साहब के दौर वाला 2 अरब जो है वो तो PIA की आपने देखा होगा 10 अरब रुपए कीमत नहीं लगाई। ये रूजवेल्ट का इसी तरीके का कोई हिसाब किताब तो
नहीं होगा। माजी की तो कोई ऐसी शानदार रिवायात नहीं है कि बैठ के ये चीज़ें प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर 2 रुपए ले जाते हैं तो मामला वहीं पे वहीं रहता है, कोई लेने को तैयार नहीं होता। जो लेने आते हैं वो PAE की तरह जनाब वो आपको कोड़ियों को दाम भी नहीं लेते। रूजवेल्ट का भी यही हिसाब होने वाला है या कोई मुख्तलिफ होगा इस दफ़ा? साहब आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है और हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, चूंकि जो रूजवेल्ट के स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया गया है, जो उसके बाकी मामला देख रहा है, उसको भी हमने 1 अरब 82 करोड़ रुपए अदा करने हैं। एक बड़ी ह्यूज रकम है। और 2 अरब हमने PAE वाले को दिए थे जो उस फवाद साहब का दौर था जी। और उसके साथ मैं ऐड करता चाहूँ, जो अब हमारी मजबूरी है कि हमने मुख्तलिफ सरकारी एसेट्स को प्राइवेटाइज करना है। रवा माली साल के अंदर रूजवेल्ट, उसके साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डिस्कोज, नंदीपुर, 4-5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए 7 अरब 17 करोड़ रुपए हमने मुख्तलिफ फाइनेंशियल एडवाइजर को देने हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। अच्छा। अब ये कैसे जी। और कंसल्टेंट जो हमने रखे हैं उनकी अमाउंट अलग है। कंसल्टेंट के लिए 56 करोड़ रुपए हमें अलग चाहिए, जो कंसल्टेंट को हायर करने हमने कोई 10-15 मजीद कंसल्टेंट। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन जो है एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है फॉरेन कंसल्टेंट के लिए। PAE ना बिके, रूजवेल्ट ना बिके, कोई मतलब सब्सक्राइब वो पेरिस वाला होटल यहाँ के लोकल ना बिके ना बिके उनकी बला से उनको तो पैसे मिल रहे हैं और डॉलरों में मिल रहे हैं। उनका बजट हमने रखा हुआ है, अभी तक एक चीज हम बेच नहीं सके सर। जी बिल्कुल ऐसा है। अब अनफॉर्चुनेटली अब ये हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी बुनियादी तौर के ऊपर कि जब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटरनेशनल लेवल को इतनी ह्यूज अमाउंट के ऊपर एक पैकेज के ऊपर हायर करते हैं। पाकिस्तान का मिल्कियत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क फरोख्त होगा या नहीं, इससे मतलब जो है वो फैसला आने वाला है। मौक़िफ़ दे रहे थे हमें सीनियर सहाफ़ी और एंकर सुहेल इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, नए पोलिटिकल अपडेट्स और दीगर इशूज़ के साथ आपसे बात होगी, कल हाजिर होंगे। देखते रहिए शो मद मुक़ाबिल।